हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम देख लेते हैं कि पढ़ने क्या वाले हैं। देखो, चैप्टर नंबर 7 है, ग्लोबलाइजेशन है, और आप जैसा कि देख रहे हैं सुपर क्विक रिवीजन है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इस चैप्टर को मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि जितनी जल्दी फिनिश कर सकूँ करूँ। देखो, ख़त्म कभी कुछ नहीं होता है, ना ये चैप्टर कभी ऐसे ख़त्म हो सकता है, बट हाँ, आपके एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा उस बेसिस पे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कितने होने चाहिए ये यहाँ पर हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी वे में हम ग्लोबलाइजेशन को कंप्लीट करेंगे, स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन पता होना चाहिए। जैसे ही चैप्टर आता है ग्लोबलाइजेशन, तो यहाँ पर 4 वर्ड्स आते हैं लगभग। वो कौन से हैं? आइडियाज, कैपिटल, कमोडिटीज, और एक और कहाँ गया, और एक और होता है पीपल। हाँ, ये है। ठीक, तो 4 वर्ड हमको याद रखने हैं चैप्टर के नाम को देखते हुए। ग्लोबलाइजेशन में आइडियाज, कैपिटल, कमोडिटीज एंड पीपल, इन्हीं के फ्लो को, वर्ल्ड में इनके फ्लो को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो आइडियाज का फ्लो होता है पूरे वर्ल्ड में इस तरीके से, कमोडिटीज का भी होता है, कैपिटल का भी होता है और पीपल का भी होता है। ठीक, क्लियर हुआ? तो ग्लोबलाइजेशन क्या है। अब लिखना कैसे है, तो इट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ आइडियाज। अब आइडियाज की अगर हम बात करें तो मूविंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर। कैपिटल मूव्ड की अगर हम बात करें तो कैपिटल बिटवीन 2 और मोर प्लेसेस। ठीक है, कमोडिटीज की अगर हम बात करें तो कमोडिटीज अक्रॉस बॉर्डर्स, और पीपल क्यों मूव करते हैं, तो लाइवलीहुड के सर्च में टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और इन सारी चीज़ों से क्या होता है, तो इससे होता है वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस, मतलब कि वर्ल्ड वाइड हम कनेक्ट होते हैं और जिस वजह से कांस्टेंट फ्लोस चलते रहते हैं इंटरकनेक्शन के बाद। ठीक, क्लियर हुआ? ये हो गया मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन कैसा है, तो ग्लोबलाइजेशन मल्टी डायमेंशनल है नेचर में, जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल मैनिफेस्टेशंस चलते हैं। ठीक, क्लियर हुआ? अब मैनिफेस्टेशंस कैसे बदलाव, कैसे चीज़ें, ये देखते हैं हम। तो कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन सबसे पहले हमको पढ़ना है। तो ये याद रखना कि ग्लोबलाइजेशन किसी सिंगल फैक्टर से नहीं अफेक्ट होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आइडियाज़ का फ्लो हो रहा था इसलिए ग्लोबलाइजेशन हो गया। किसी सिंगल फैक्टर पे ग्लोबलाइजेशन डिपेंड नहीं होता है। हाँ, एक चीज़ इंडिस्पेंसिबल होती है, मतलब कि जो हमेशा रहने वाली है, और वो है टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये मोस्ट प्रोमिनेंट कॉज है ग्लोबलाइजेशन का, लेकिन सिंगल फैक्टर इसको भी हम नहीं कहेंगे। टेक्नोलॉजी कैसे, तो प्रिंटिंग, माइक्रोचिप्स, टेलीफोन, इंटरनेट, ये सारी टेक्नोलॉजीज कहीं ना कहीं तक रिवॉल्यूशनल, इन्हीं सारी चीज़ों ने रिवॉल्यूशनाइज्ड किया है कम्युनिकेशन को बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। क्लियर हुआ? अब मैनिफेस्टेशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हमने देखा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल मैनिफेस्टेशंस हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशंस। तो पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं, क्या चेंजेस देखने को हमें मिल रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के कारण, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टेट कैपेसिटी डिक्लाइन होती है। यहाँ हम लिख लेते हैं। अब स्टेट कैपेसिटी कैसे डिक्लाइन हो रही है, हमने देखा था कि ग्लोबलाइजेशन के कारण काफ़ी सारी एमएनसीज एक स्टेट में आके, एक कंट्री में आके इस्टेब्लिश होती हैं, अपने वर्क करती हैं, और ज़्यादातर हम देखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन के कारण जो स्टेट है उसकी कैपेसिटी सिर्फ रूल और लॉज बनाने की रह जाती है, बाकी और कुछ नहीं रह जाती है। इस वजह से हम कहते हैं कि कैपेसिटी डिक्लाइन होती है। क्यों हो जाती है कैपेसिटी डिक्लाइन, तो जो टास्क परफॉर्म कर रही थी गवर्नमेंट वो रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक, क्लियर हुआ? इसके साथ आगे अगर हम देखें, अगर ओल्ड वेलफेयर स्टेट की बात करें, जिसमें हम बात करते थे, जो कल्याण की बात करते थे राज्य की, अब इसमें हमने देखा इज नाउ गिविंग वे टू द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ मिनिमम इंटरफियरेंस इन विच स्टेट परफॉर्म्स सर्टन कोर फंक्शंस सच एज मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स। अब वही बात हम कह रहे हैं कि ओल्ड वेलफेयर स्टेट की अगर हम बात करें तो आज की डेट में पॉलिटिकल फिलॉसफी
का बहुत कम इंटरफियरेंस रह गया है। सिर्फ स्टेट कुछ कोर फंक्शंस ही परफॉर्म करता है, जिसमें लॉ मेंटेनेंस, ऑर्डर मेंटेनेंस और सिटीजन्स की सिक्योरिटी पर काम करता है। तो अब प्राइम डिटर्मिनेंट क्या बन गया है, मेन चीज क्या बन गई है, अगर स्टेट का भी काम इतना ही रह गया है गवर्नमेंट का, तो जो मार्केट है, मार्केट प्राइम डिटर्मिनेंट बन गया है सोशल और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज को सेटल डाउन करने के लिए इन प्लेस ऑफ वेलफेयर। ठीक, अब कल्याण की बात की जगह हम क्या कर रहे हैं, प्रायोरिटी की बात किस पर हम देख रहे हैं कि सोशल और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज देख रहे हैं, जिसमें प्राइम डिटर्मिनेंट मार्केट है। ठीक, क्लियर हुआ। अब मतलब कि जो सोशल और इकोनॉमिक प्रायोरिटी, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एक समाज की प्राथमिकताएं क्या होती हैं, इकोनॉमिकली क्या प्राथमिकताएं होती हैं, इन सारी चीज़ों के कल्याण के लिए हम कहते थे कि मतलब बेस हम कहते थे कि वेलफेयर होना चाहिए। अब वेलफेयर की जगह किसने ले ली है, मार्केट ने। ठीक, मल्टी डायमेंशनल कंपनीज एमएनसीज का जो एक तरीके से रोल इंक्रीज हुआ है पूरे वर्ल्ड में, इस वजह से गवर्नमेंट जो डिसीजंस अपने खुद के भी लेती थी उसमें भी रिडक्शन देखने को मिलता है, रिड्यूस हुआ है। इकोनॉमिक मैनिफेस्टेशंस क्या हैं, तो ग्लोबलाइजेशन में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक फ्लोज देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं तक ट्रेड जो है कमोडिटीज़ में वो एनहेंस्ड हुआ है, कमोडिटीज़ का जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं तक बढ़ा है। हमारा जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें, इसकी वजह से हमारा ध्यान जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पर, लाइक IMF, WTO, इकोनॉमिक पॉलिसीज डिटरमाइन करने के लिए अक्रॉस दी वर्ल्ड। ठीक, तो ये इकोनॉमिक मैनिफेस्टेशन है। पॉलिटिकल समझ में आ गए। इकोनॉमिक में हमें क्या लिखना है, इकोनॉमिक फ्लॉज कहीं ना कहीं तक ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट है पूरे वर्ल्ड में, ट्रेड एनहेंस्ड हुआ है कमोडिटीज़ में, और हमारा रोल, हमारा अटेंशन जो है वो IMF और WTO की तरफ सबसे ज़्यादा जाता है जब हम वर्ल्ड में इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को डिटरमाइन करते हैं। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के ही कारण पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक फ्लो सबसे ज़्यादा है, और इसी के साथ जैसे कि अगर हम बात करें इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस और कैपिटल का मूवमेंट, ये भी कहीं ना कहीं तक रिड्यूस हुआ है, जिसकी वजह से क्या फैसिलिटेट होता है, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड। अब इस पॉइंट को समझो कैसे, द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंपोर्ट्स एंड मूवमेंट्स ऑफ कैपिटल, इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस और कैपिटल का मूवमेंट, ये दोनों चीज़ों की वजह से, मतलब ये दोनों चीज़ें भी रिड्यूस हुई हैं, विच फैसिलिटेट्स फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड। मतलब कि रिच कंट्रीज़ में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं अदर देन देयर ओन, इंक्लूडिंग डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक, अब क्या मतलब हुआ इसका, देखो एक बात ये समझ लो अच्छे से कि इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे हैं और कैपिटल के मूवमेंट की, जो यही दोनों चीज़ें हैं जो फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड फैसिलिटेट करती हैं। मतलब कि जो इन्वेस्टर्स हैं क्या करना चाहेंगे, आप बताइए, आप अपना पैसा किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, जहाँ पे अच्छा प्रॉफिट होगा। तो इन्वेस्टर्स भी क्या कर रहे हैं, रिच कंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं अदर देन उनकी ओन, इंक्लूडिंग जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उसके अलावा भी ये सिर्फ रिच कंट्रीज़ में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब कल्चरल मैनिफेस्टेशन में दो चीज़ें हैं, देखो, एक कल्चरल होमोजेनाइजेशन है और एक कल्चरल हेटेरोजेनाइजेशन है। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म कल्चर को बढ़ाना, एक जैसा कल्चर हो, ये है कल्चरल होमोजेनाइजेशन। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते ऑल्दो राइज ऑफ अ यूनिफॉर्म कल्चर इज नॉट द इमर्जेंस ऑफ अ ग्लोबल कल्चर, दैट मीन्स इम्पोजिशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान से पढ़ना, इट रिफर्स टू द राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर और डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस इनटू वन कॉमन कल्चर, ये होता है कल्चरल होमोजेनाइजेशन का मतलब। लेकिन ये देखा गया कि यूनिफॉर्म कल्चर का राइज मतलब ग्लोबल कल्चर नहीं है, ये देखा गया कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो पूरे वर्ल्ड पर कहीं ना कहीं तक इम्पोज हो रहा है। और कल्चरल हेटेरोजेनाइजेशन मतलब अपोजिट इफेक्ट। अगर क्वेश्चन आ जाए दोनों का डिफरेंस लिखो, तो एक ये वाले पॉइंट और नेक्स्ट ये। ठीक है, हर एक कल्चर डिस्टिंक्टिव और डिफरेंट बनता जा रहा है और इसे कहते हैं कल्चरल हेटेरोजेनाइजेशन। अब डिबेट्स क्या क्या रहे ऑन ग्लोबलाइजेशन, तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकली अगर हम देखें तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट से समझो। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू डिफरेंट ओपिनियंस अक्रॉस द वर्ल्ड।
मतलब कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को लेकर अलग अलग तरह तरह के ओपिनियंस हैं पूरे वर्ल्ड में। जो सोशल जस्टिस को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है वो क्या कहते हैं कि विड्रॉल फ्रॉम सर्टन एस्पेक्ट्स विच ओनली बेनिफिट्स अ स्मॉल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। Advocates of social justice are concerned about the state withdrawal from certain aspects which only benefits a small section of the population। जो सोशल जस्टिस, समाज में न्याय की बात करते हैं, जो समाज में न्याय के वकील हैं, उनका वो कंसर्न है कि स्टेट का जो विड्रॉल हुआ है एक तरीके से सर्टन एस्पेक्ट्स को लेकर, जिसकी वजह से सर्टन सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ही बेनिफिटेड होती थी, वो भी अब वर्क कहीं ना कहीं तक स्टेट नहीं कर पा रहा है। बहुत से मूवमेंट ने ये देखा कि इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स या सोशल सेफ्टी नेट्स इनसफिशिएंट हैं पूरे वर्ल्ड पर, मतलब कि जो इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं वो पूरे नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं तक फुलफिल नहीं करते हैं हर एक चीज़ को, और इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को डिसकंटिन्यूड कर देना चाहिए, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये वीकर कंट्रीज़ को इकोनॉमिकली रुइन कर देंगे, क्योंकि इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे रिच कंट्रीज़ में, और अगर इन्हीं की कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं तो ये यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो जो वीकर कंट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं तक इकोनॉमिकली रुइन हो जाएंगी। ओवरऑल सिर्फ यही कहा गया है इसमें कि इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स या सोशल सेफ्टी नेट्स काफ़ी नहीं है इम्प्रूवमेंट के लिए पूरे वर्ल्ड में। ठीक, क्लियर हुआ। अब जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का फेवर करते हैं वो ये कहते हैं कि इससे इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होती है, वेलबिंग होती है लार्जर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन की। मॉडरेट सपोर्टर्स जो हैं ग्लोबलाइजेशन के, उन्होंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन को क्रिटिकली मतलब क्रिटिसाइज मत करो, अनक्रिटिकली एक्सेप्ट करो, और क्या करो, हैंडल करो इन सारी चीज़ों को, ये मॉडरेट सपोर्टर्स ने कहा। पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स क्या है कि अब इनका कहना है कि कुछ स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक फोर्सफुल प्रोसेस है दैट इज अनलाइकली टू बी रिवर्स्ड। कैसे, समझो, डेवलपिंग कंट्रीज और जो उनकी एबिलिटीज़ हैं कहीं ना कहीं तक प्रिवेलिंग वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करने की, वो कहीं ना कहीं तक लिमिटेड है। इन कंट्रीज़ का जो चैलेंज है और जो रीजन है इज देयरफॉर टू फाइंड देयर रिस्पॉन्सेज टू द ओवरऑल ट्रेंड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक, कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो गवर्नमेंट है उनको कुछ ऐसे रूल्स बनाने चाहिए जिसमें ओपननेस हो, ट्रांसपेरेंसी हो, क्रेडिबिलिटी हो गवर्नमेंट के एक्शन में, और ब्यूरोक्रेटिक इंटरफियरेंस ना हो, डिस्क्रिशनरी रेगुलेशंस ना हो और करप्शन ना हो। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें करना चाहिए। और ये मैकेनिज्म अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो इससे क्या होगा, क्या फ़ायदा है, तो मार्केट फोर्सेस काफ़ी अच्छे से वर्क कर पाएंगी, और इस वजह से जो रिस्क परसेप्शन है, जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं रिस्क के कारण, वो कहीं ना कहीं तक कम हो जाएगी, और दिस would help reduce the perception of risk and thereby help to attract investments। अब इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन अगर हम पढ़ें तो ग्लोबलाइजेशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में ऑकर्ड हुआ है डिफरेंट टाइम्स में। वेल्थ, कमोडिटीज़, आइडियाज़ और पीपल का फ्लो हम बहुत सी कंट्रीज़ में देखते हैं और इंडियन हिस्ट्री में भी देखते हैं। और ये जो प्रोटेक्शनिज्म था इसने अपनी ही प्रॉब्लम्स को जनरेट किया। कुछ एडवांसेस किए गए, क्रिटिकल सेक्टर्स जैसे हेल्थ, हाउस, प्राइमरी एजुकेशन को अटेंशन इतना नहीं मिला ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे जितना वो डिज़र्व करते थे, और इंडिया की कहीं ना कहीं तक फेयरली स्लजिश रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को हमको मिली है। ग्लोबलाइजेशन ने इकोनॉमिकली भी अफेक्ट किया है इंडिया को, सोशली भी और कल्चरली भी। ठीक, इंडिया ने इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स से रिस्ट्रिक्शंस हटाए आफ्टर अडॉप्टिंग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991, जिसके वजह से इंडिया में इन्वेस्टर्स का आना शुरू हुआ। एफडीआई की अगर हम बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो इसकी वजह से भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज बढ़े, और इस वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ गया। यही पॉइंट्स इंडिया और ग्लोबलाइजेशन में हमको लिखने हैं, बस समझ लो, और समझ आ गया अगर तो अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ठीक, क्लियर हुआ। इसी के साथ यूरोपियन और यूएसए कल्चर जो पूरे इंडिया में फैल रहा था ग्लोबलाइजेशन के अडॉप्शन के बाद, विच ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन फूड हैबिट्स और ड्रेसिंग स्टाइल्स में भी इंडिया में चेंजेस देखने को मिले। आज की डेट में हम यहाँ पर भी बर्गर भी देखते हैं,
ड्रेसिंग स्टाइल में हम जीन्स कुर्ता भी देखते हैं, तो इस तरीके के चेंजेस देखने को हमें मिले। फैमिलीज पर क्या चेंज देखने को मिला, तो जो जॉइंट फैमिली रह रही थी वो अब हमें न्यूक्लियर फैमिली की तरह देखने को मिली। आईटी सेक्टर, स्पेस टेक्नोलॉजी एनहांस्ड हुई है ग्लोबलाइजेशन के बाद। इंडिया ट्रेड और कॉमर्स में पार्टिसिपेट करने लगा अदर नेशंस के साथ। अगर आप लोग न्यूज़ देखते हैं तो आप ये सारे पॉइंट्स अपने आप लिख सकते हैं। इंडिया ने लीडरशिप रोल भी प्ले किए बहुत सी प्लेसेस पर। हाउएवर इंडिया में रेसिस्टेंस भी है ग्लोबलाइजेशन को लेकर, जैसे कि ट्रेड यूनियन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स एंड थ्रू सोशल मूवमेंट्स। ठीक, वाइल इट इज़ टू अर्ली टू एसेस हाउ बेनिफिशियल दिस हैज़ बीन फॉर इंडिया, फाइनल टेस्ट इज इंश्योरिंग दैट जो एडवांटेजेस हैं प्रोग्रेस के वो हर एक व्यक्ति को शेयर किए जाएं और हर एक व्यक्ति इसके लिए बेनिफिशियल रहे। ठीक, क्लियर हुआ। और इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर था ग्लोबलाइजेशन ये कंप्लीट होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, अब क्वेश्चन आएगा, आप आराम से लिख सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं, और इससे ज़्यादा वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा, चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपको बहुत संतुष्टि हुई होगी कि बस इतना ही पढ़ना है। हाँ, बिल्कुल इतना ही पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, मतलब आप क्वेश्चन के आंसर्स बहुत आसानी से लिख सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो, आज के सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आपको सब कुछ समझ में आया जो भी मैंने पढ़ाया, तो आप हमारे चैनल स्टेप अप अकेडमी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।